तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में जो मैंने कल सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर सूचना पूरी तरीके से आ चुकी है और अगले महीने यानी कि जनवरी महीने में 42,000 से ज़्यादा पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर भर्ती जो है आने वाली है। इसको लेकर के कल मैंने आपको बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जो है जानकारी दूंगा। तो कल काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कमेंट करे थे और कह रहे थे कि सर पोस्ट प्रेफरेंस पर आप जो है एक वीडियो जरूर से जरूर बना दीजिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनके कि हाई स्कूल में अच्छे खासे परसेंटेज मार्क्स है, ठीक है ना, बावजूद इसके जो है उनको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में नहीं पता होता है और इनका जो है सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो पाता है। और इस बार की वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ है, जो कि 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है ना। इसमें समझ लीजिए कि 80%, 85% और 90% वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रो रहे हैं और उनका सिलेक्शन जो है किसी भी डिवीजन में नहीं हो पाया है। ये हकीकत है, क्योंकि वे क्या गलती करते हैं पता है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को नहीं पता है, या फिर पता भी है ना तो उनको हल्के में ले लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस से यार क्या ही कुछ हो जाएगा। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरी बात को मानिए। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपने अच्छे तरीके से दे दिया ना तो समझ लीजिए कि 50% जो आपका काम है वो आसान हो जाता है, क्योंकि जीडीएस की इस भर्ती में आपको पता है किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम तो होता ही नहीं है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना तो अच्छी तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करना है। आप क्या करते हो, साइबर कैफे जाते हो, वहां पर भैया बैठे होते हैं और उनसे कहते हो कि सर जीडीएस की जो भर्ती पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसमें आप जो है मेरा फॉर्म भर दीजिए। वे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, 100-150 रुपए आपसे ले करके फॉर्म भर देते हैं। आपको लगता है कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो मेरा आप सिलेक्शन जो है हो जाएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस के रिगार्डिंग में। ये जो जीडीएस जनवरी शेड्यूल 1 2025 के नाम से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको अगले महीने में देखने को मिलेगा, जिसमें कि 42,438 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, जिसमें कि 4 प्रकार के पद इस बार शामिल होंगे। बीपीएम जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, उसके अलावा डाक जीडीएस पैकर जो है इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। सभी 23 सर्कल से ये वैकेंसी जो है निकाली जाती है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है 18 प्लस है तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कल वाली मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर के देखिए। इस बार जीडीएस की नई भर्ती में क्या कुछ बदलाव हो सकता है उस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से बताया है, तो वो वीडियो एक बार आप सभी लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसमें 10वीं पास सीधी भर्ती होती है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम जो है नहीं होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इस 3 पॉइंट को आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो प्रेफरेंस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आपको देना चाहिए। काफी सारे कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं और पोस्ट प्रेफरेंस देते ही नहीं है, या फिर अगर देते भी हैं तो 5 या 10 पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद क्या करते हैं कि वे फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके उसमें जो है जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस के 200 ऑप्शन आ रहे हैं, 150 ऑप्शन आ रहे हैं या फिर 250 ऑप्शन आ रहे हैं, तो सभी में पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना ही देना है, ठीक है ना। इससे आपका क्या होता है कि सिलेक्शन का चांस जो है बढ़ जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बीपीएम का पोस्ट सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि
मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो देखिए ओबीसी में बीपीएम कैटेगरी को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब बीपीएम का पोस्ट खत्म हो जाता है तब जाकर के एबीपीएम को सिलेक्ट करना है और लास्ट में आपको डाक सेवक को सिलेक्ट कर लेना है। काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि सिलेक्शन ही नहीं करते हैं, मतलब कि केवल फॉर्म में अप्लाई कर दिए और ये नहीं सिलेक्ट करते हैं कि पहले नंबर पर हमको बीपीएम रखना है, दूसरे नंबर पर हमको एबीपीएम रखना है और तीसरे नंबर पर डाक सेवक रखना है। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी ऑप्शन में आपके पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र जिसे हम लोग इंग्लिश में रूरल एरिया बोलते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से आपको फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए, शहरी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि शहरी क्षेत्र से मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा क्योंकि वहां पर सुविधाएं जो है ज्यादा होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं का थोड़ा सा अभाव होता है, आप सभी लोग को मालूम है। तो देखिए जिधर भीड़ दौड़ रही है ना उधर आपको नहीं दौड़ना है, ठीक है ना। आपको ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना है क्योंकि वहां से काफी कम बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहां से आपका सिलेक्शन का जो चांस रहेगा ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आपकी कैटेगरी में जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें हो वहां से फॉर्म को अप्लाई करना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको एकदम एग्जांपल दे करके समझाने वाला हूं, ठीक है ना। सपोज दैट जैसे कि लखनऊ से आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। लखनऊ एक डिवीजन है, यहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो और ओबीसी में 50 सीटें हैं, उसके अलावा जनरल में 200 सीटें हैं, उसके अलावा एससी में 150 सीटें हैं, एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 100 सीटें हैं और आप आते हो ओबीसी कैटेगरी से। तो क्या आपको यहां से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों आपको यहां से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे कम है और बाकी की कैटेगरी में सबसे नंबर ज्यादा, और बाकी की कैटेगरी में यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है, इसलिए यहाँ से आपका सिलेक्शन का चांस वैसे भी कम हो जाएगा। यहाँ से किस बंदे का सिलेक्शन होगा? जो कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है ज्यादा है। इस चीज को आप लोग समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मैं समझ गया हूं, और नहीं समझे हैं तो फिर से बताइएगा। मैं एक बार नहीं 10 बार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। आपका फ्यूचर संवरना चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यार। देखिए मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ जानते हैं मैं एक टीचर भी हूं, प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो मेरा क्या काम है? मेरा यही काम है कि आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए जिससे कि आप अपनी मंजिल तक जो है पहुंच सके। बदले में क्या चाहता हूं? बस एक लाइक चाहता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को केवल सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इतना आई होप कि आप सभी लोग जो है जरूर से जरूर समझे होंगे। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, इस पर आप सभी लोग नजर डालिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई यूआर कैटेगरी का जो बंदा है वो, ठीक है ना, तो वो केवल यूआर कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उसी कैटेगरी में प्रेफरेंस दे सकता है, अदर कैटेगरी से प्रेफरेंस नहीं दे सकता है। मतलब कि अगर आप यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यूआर से आप ओबीसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, एससी एसटी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यूआर कैटेगरी का जो बंदा है वो केवल यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरे नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, देखिए यूआर कैटेगरी में क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर नहीं देखा जाता है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहां पर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आगे चल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये जो 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है ना, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट ना हो पाने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो अभी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल लेवल का तो अभी आप लोग बनवा लीजिएगा, हाथ पर हाथ धरे, बिल्कुल भी बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए दूसरे नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी कैंडिडेट का जो बंदा है वो ओबीसी कैंडिडेट में ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म को तो अप्लाई करेगा ही, साथ ही साथ यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकता है, यूआर कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओबीसी का जो बंदा है वो ओबीसी में यानी कि खुद की कैटेगरी में तो फॉर्म को अप्लाई करेगा ही करेगा, साथ में यूआर कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी
उसके अलावा ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। केवल 2 कैटेगरी में फॉर्म को वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको जो है मेन कैटेगरी पे करना है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन आपको ओबीसी कैटेगरी पे ही करना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा ओबीसी का, ठीक है ना, वो भी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो जीडीएस की भर्ती होती है ना पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, इसीलिए इसमें जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का देखा जाता है। अब देखिए तीसरे नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वे कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वे क्या कर सकते हैं, वे ईडब्ल्यूएस से तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, इससे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो मेन कैटेगरी से करना है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा वो लगेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वो भी सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। उसके अलावा एससी कैटेगरी का जो बंदा है वो एससी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ अनरिजर्व कैटेगरी से भी वे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इस कैटेगरी में भी प्रेफरेंस जो है दे सकता है। अब देखिए एससी कैंडिडेट का जो बंदा है, ठीक है ना, मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप ओबीसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ओबीसी से प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, इस चीज को आप लोग समझिएगा। एससी कैंडिडेट का जो बंदा है वो केवल एससी में और यूआर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसमें जो है पोस्ट प्रेफरेंस वो दे सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन खुद की कैटेगरी से ही आपको करना पड़ेगा और जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा डीवी के टाइम पर वो एससी कैटेगरी का ही देखा जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर नोट पॉइंट 5वें की अगर मैं बात करूंगा तो एसटी कैटेगरी का जो बंदा है वो एसटी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ अनरिजर्व कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकता है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और जितने भी हमारे भाई बहन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी कि पीएच हैंडीकैप है उनके लिए देखिए क्या होता है कि अलग से सीटें निकाली जाती हैं, ठीक है ना, उनके लिए अलग से रिजर्व सीटें होती हैं, तो वे अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके लिए एक होता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, जिसे हम लोग हिंदी में विकलांगता सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपके जितने भी दस्तावेज है ना, जितने सारे भी दस्तावेज हैं, 10वीं की मार्कशीट हो गया, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पीएच हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, इसमें क्या होना चाहिए कि आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सभी में मैच करना चाहिए। किसी प्रकार का जो मिसमैच है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग में, जो चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। किस प्रकार से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस में होता क्या है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक सर्कल सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है यूपी सर्कल से बिलोंग करते हो और आप यूपी से ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने सर्कल सिलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, उसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि रायबरेली हो गया, लखनऊ हो गया, फतेहपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, है ना, नोएडा हो गया, बहुत सारे डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले उस डिवीजन का चुनाव आपको करना पड़ेगा कि किस डिवीजन से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है। और डिवीजन के बाद में क्या होता है कि कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है ना, जो कि हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं और इसकी कई सारी शाखाएं होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, बीओ होते हैं, एसओ होते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आपको कौन सा डिवीजन सिलेक्ट करना है, उस डिवीजन का चुनाव करना है। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, उस डिवीजन का चुनाव करना है जहां आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सीटें हों। अगर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है तो वहां से आपको फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा सर ये बताइए कि मेरी कैटेगरी में किस डिवीजन में कितनी ज्यादा सीटें हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा दोस्तों, जब भर्ती आएगी तो वहां पर एक सीरीज से बताया जाता है कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है निकाली गई हैं। तो उसमें आप ओपन करोगे पूरा उसका प्रोफाइल और उसमें देखोगे, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी की जितनी भी सीटें होंगी ना उस डिवीजन से आपको जो है
पेन और कॉपी ले करके जो है उसे नोट कर लेना है, तब जा करके आपको पता चलेगा कि हाँ इस डिवीजन में मेरी कैटेगरी में इतनी सीटें हैं, तो मैं यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करूँ कि ना अप्लाई करूँ। दोस्तों देखिए इतनी डीपली चीज़ें बता रहा हूँ ना यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सर के ऊपर से निकल जाएगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और अगर यकीन नहीं हो तो जानते हैं, देखिए इसको लेकर के मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा। भर्ती एक बार आ जाने दीजिए, मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पर अपने, तब जा करके आपको आसानी तरीके से पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कि समझ में ये सारी बातें जो है आ रही होंगी। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे पता है, बस थोड़ा सा आप सभी लोग सब्र कर लीजिए 2 मिनट और, ठीक है ना। उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। अब सबसे पहले ये समझिएगा कि क्या गलती जो है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज जो है नहीं करना है, ठीक है ना। जब भर्ती आएगी तो मैं इस पर एक सेपरेटेड वीडियो और बनाऊंगा, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए कुछ डिवीजन में कुछ ऐसी, मतलब कुछ सर्किल में कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं ना जहाँ का कुछ कैटेगरी ऐसे होते हैं जहाँ की कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। जैसे कि कुछ डिवीजन ऐसे हैं वहाँ पर SC ST वालों का कट ऑफ कम जाता है, कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों का कट ऑफ जो है कम जाता है। उन सभी चीज़ों का एनालिसिस करके मैं एक प्रॉपर वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारी सब कुछ जानकारी देना था। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर भी इसके रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, या फिर नई भर्ती को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।